हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में लोअर पेलियोलिथिक साइट्स के बारे में विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक एज। अब उसके अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक साइट है, वो हमें मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को उत्तर बाइनी के नाम से, ठीक है, जिसकी एक डेट प्रिसाइजली मतलब देने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ में असमर्थ रहे हैं और ये जितनी भी साइट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करी जाती है। और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर हमेशा से डिस्प्यूट रहता है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि पेलियोलिथिक एज तो बहुत पुरानी एज है और उस पेलियोलिथिक एज के अंदर भी हम लोअर पेलियोलिथिक एज की साइट्स की बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, हम इतिहास के सबसे पुराने कोने को जाकर पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रिसाइजनेस हमें मिल सकती है क्या डेट को लेकर? क्या हमेशा से हर एक साइड को अगर हम स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू लोअर पेलियोलिथिक एज तो हमेशा वो डेट डिस्प्यूटेड ही रहेंगी, या प्रिसाइसली हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है? तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे थ्रू वेरियस साइंटिफिक मेथड्स विच आर यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। और वो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर मैंने आपको ग्रंथ वाली इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हमने बात करी थी रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड की, थर्मोल्यूमिनेसेंस की, या जिसको हम ल्यूमिनेसेंस मेथड भी कहते हैं, फिजन सीरीज़ की, हमने बात करी थी यूरेनियम थोरियम सीरीज़ की। उनके थ्रू जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती चली गई आगे चलकर इन लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी, तब जाकर हमें लोअर पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वहाँ पर कुछ साइट्स ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी साइट्स अगर आप स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको प्रिसाइज एज मिल जाएगी। अगर ऐसा होता तो हमने जब से ये टॉपिक स्टार्ट करा था प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है लोअर पेलियोलिथिक साइट्स, और हमने ना जाने राइटर की कितनी सारी कहानियों को सुनते सुनते इतनी सारी साइट्स को हमने कवर करा। लेकिन एंड में आके राइटर जो है हमारा यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आके दिल तोड़ देता है अगले पेज पर कि ये जो साइट्स की ये जो सारी की सारी ये जो डेट है इन पे क्वेश्चन करा गया कि हमारे पास जो है इनकी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि हम ये प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को निकाल कैसे सकते हैं। वो तो मैंने आपको हिंट दे दी कि साइंटिफिक मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी लोअर पेलियोलिथिक एज की साइट्स है, एक तो हम इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बॉक्स है। जैसे दोस्तों अभी तक मैं बहुत सारी टर्म्स, जब से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है, मैं बहुत सारी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, लाइक फ्लेकिंग, या फिर कोर जो स्टोन होता है वो क्या होता है, ये फ्लेक स्कार्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हैंड एक्सेस क्या, जैसा हम कुल्हाड़ी को आज समझते हैं, क्या सारे के सारे कुल्हाड़ी हाथ से ही पकड़ी जाएगी, या फिर कुल्हाड़ी किसी और तरीके से भी विदाउट हैंडल भी पकड़ी जा सकती है, और हैंडल अगर उसमें फिट करा जाएगा तो क्या वो एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन के साथ ही पूरी की पूरी कुल्हाड़ी बनेगी, या फिर दो चीज़ों को फिक्स करके बनाया जाएगा? क्या होता है ये चॉपर, क्लीवर, चॉपिंग टूल, एशूरियन टूल्स? तो इन सारी चीज़ों के हम मतलब सीखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब काम की बात करते हैं दोस्तों। प्रिसाइज डेट वैसे तो लोअर पेलियोलिथिक एज की साइट्स को लेकर नहीं दी जा सकती थी अभी तक। कब तक? बिफोर 21st सेंचुरी। लेकिन आगे चलकर हमारे पास कुछ पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं उनको लेकर एक टर्म इमर्ज होता है, डैट इज कि हम एब्सोल्यूट डेट्स जो हैं उनकी दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा ये एब्सोल्यूट डेट्स का फंडा क्या होता है, और इसके अपोजिट एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव डेट्स। अब एब्सोल्यूट वर्ड का यहां पर ये मतलब है कि हम ना यहां पर प्रिसाइज तरीके से एक पर्टिकुलर नंबर का इस्तेमाल करते हुए हम एक टाइम पीरियड को प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, हम उसको ईयर्स में डिनोट कर रहे हैं। और ईयर्स में डिनोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर हम नंबर दे पा रहे हैं। और ये नंबर देने में हम सक्षम क्यों हो पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसके पीछे रीजन ये है कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स यूज होने लगी थी आर्कियोलॉजी के अंदर उसकी वजह से ये रीजन है, विच डेवलप्ड इन लेट 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरी।
तो कुछ एब्सोल्यूट डेट्स वाली लोअर पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर बात करी जाती है, आप साइट्स के पहले पूरे नाम सुन लो। बोरी एक साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी जो साइट है डैट इज डिडवाना इन राजस्थान। तीसरी जो साइट है डैट इज हिरन वैली इन गुजरात। चौथी जो साइट है वो है, दो साइट्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर आपको ये देखने को मिलती हैं, इन द मिडल सोन वैली। अब सोन वैली की बात हो रही है या फिर वैली की बात हो रही है, उसके साथ नदी का नाम लिखा हुआ है, तो नदी के किनारे, और नदी कौन सी है? सोन नदी। यहां पर हमें दो साइट्स देखने को मिलती हैं, एक का नाम है पटपरा, दूसरे का नाम है बम्बुरी। ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर एक साइट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज नेवासा। ये फिफ्थ हो गई। और लास्ट सिक्स्थ जो साइट है वो कर्नाटका की साइट है, जिसका नाम है येदुरवाड़ी, और ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। अब एब्सोल्यूट डेट अगर दी जा रही है और आप मुझे बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि ये साइट्स स्पेशल इसलिए हैं बिकॉज इनको हम प्रॉपर ईयर और प्रॉपर नंबर में डिनोट कर सकते हैं, एज कंपेयर टू रिलेटिव डेट्स वाली जो साइट्स होती हैं जहां पर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर पाते हैं, यानी कि वहां पर जो है हम प्रिसाइजली ईयर्स के नंबर नहीं दे सकते, हम एक टाइम पीरियड को बेसिकली स्ट्रेच करते हुए डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट डेट्स की बात करी जा रही है। तो यहां पर इन साइट्स के बारे में स्पेशल क्या है, कैसे निकल कर आ गई ये डेट्स, कौन से साइंटिफिक मेथड्स यूज हो गए? हर जगह पर सेम साइंटिफिक मेथड से डेट हमारे पास निकल कर नहीं आई है, अलग अलग साइट्स पर अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करा गया, उपयोग करा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोरी की बात करें जो कि महाराष्ट्र की एक साइट है, यहां पर जो इस साइट के अंदर जो स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, पूरी साइट को जो स्टडी करा गया है वो पोटेशियम आर्गन मेथड के थ्रू करा गया है। डिडवाना की अगर हम बात करें जो कि राजस्थान के अंदर है, वहां पर जो साइंटिफिक मेथड यूज करा गया डेट इज यूरेनियम थोरियम सीरीज डेटिंग मेथड। हिरन वैली जो कि गुजरात के अंदर है, वहां पर भी सेम डिडवाना की तरह यूरेनियम थोरियम सीरीज डेटिंग मेथड का यूज करा गया है। पटपरा और बम्बुरी जो कि मध्य प्रदेश की साइट्स हैं, सोन रिवर वैली के पास, यहां पर जिस मेथड का उपयोग करा गया है डेट इज ल्यूमिनेसेंस मेथड। अब इन मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि हमने लगभग 7 से 8 क्लासेस 1.5 घंटे की हमने ली थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जब ये सारे मेथड्स, ये कोई नए मेथड्स नहीं है जो आप पहली बार स्क्रीन पर देख रहे होगे कि कार्बन डेटिंग मेथड, यूरेनियम थोरियम मेथड या ल्यूमिनेसेंस मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, ये सारे मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है। नेवासा जो महाराष्ट्र की साइट है, वहाँ पर भी ये मेथड को यूज़ करा गया था, यूरेनियम थोरियम, और कर्नाटका के अंदर किसी मेथड को यूज़ करा गया होगा, राइटर ने हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपने पढ़ लिया कि कौन कौन से मेथड्स का बेसिकली यूज़ हो रखा था और इनकी प्रिसाइसली कुछ डेट्स गिवन है। हमें इन नंबर से मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये नंबर ना याद करके जाने होते हैं, ना ये काम आएंगे, और ना आपके पास कोई इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि आप इनको याद कर सको। ठीक है। अब काम की बात जो है, इस पूरे जो पेज में आपको इस पैराग्राफ में जो दिख रही है वो ये है कि हर एक साइड का बस ये पता लगाना है आपको क्या कि यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट फीचर है क्या। सबसे पहले बोरी को देखते हैं। बोरी जो कि महाराष्ट्र की एक साइड है, ये जो साइड मिली है ना, ये टेपरा लेयर में मिली है। अब इस वर्ड को आप इग्नोर करके नहीं जा सकते आगे उपेंद्र सिंह के अंदर, कि आपने बस ये पढ़ लिया कि हाँ बोरी एक साइड है महाराष्ट्र के अंदर और ये टेपरा लेयर के अंदर एम्बेडेड थी, जहाँ पर एक स्टोन टूल मिल रखा है। ठीक है, मिल रखा होगा स्टोन टूल, आप लोअर पेलियोलिथिक एज की साइड से, तो ऑब्वियस ही बात है स्टोन टूल्स तो होंगे ही हर एक साइड के ऊपर। लेकिन जानने वाला जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है टेपरा लेयर। क्या होता है ये टेपरा लेयर? देखो, जब भी कोई किसी भी एक जगह पर
नीचे होता है अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल के अंदर से आप जानते हो कि ऐसे करके उत्पन्न होता है और अंदर की साइड होता है मेंटल के मैग्मा। जैसे ही वो ऊपर का जो क्रेटर होता है, इसको आप, ये जो लेयर है, जैसे एक पहाड़ है, एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऊपर ये इसके जो पहाड़ की चोटी है, ये एक तरीके से ढक्कन का काम करता है। और ढक्कन को हम लोग ज्योग्राफिकली बोलते हैं एस क्रेटर। जब ये मैग्मा का प्रेशर बनेगा और ये मैग्मा का प्रेशर जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इस क्रेटर को ये चीड़ फाड़ डालेगा और उसके अंदर से गरम गरम पिघला हुआ जो बाहर लिक्विड निकलेगा, जो कि थिक होगा। अब थिक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विस्कस। विस्कस मतलब एक ऐसी चीज जो कि लिक्विड तो है लेकिन बहुत थिक है, जैसे इंसान की थूक। इसको ऐसे समझा जाता है। मैं यहाँ पर घिनौनी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो क्लास 9th 8th और 10th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में ये वाली चीज़ें गिवन होती हैं। ओके, तो सलाइवा जो है वो एक तरीके से विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसको मेघा हम कहते हैं लावा। अब लावा एक टाइम के बाद ठंडा होता है, और मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में समझा रखा है कि हवा में इस मैग्मा की वजह से जो बाहर आके लावा बन जाएगा, कार्बन सूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होते हैं। सिंपली जिसको हमने एक नाम दिया था, दैट इज लावा बॉम्ब्स। अब ये जो लावा बॉम्ब्स हैं धीरे धीरे करके अभी तो ये ऊपर जा रहे हैं, हवा में है, लेकिन फिर ये जमीन पर भी गिरेंगे और ये एक मिट्टी जैसा जो है, रेत जैसा, मिट्टी जैसा, रेत जैसा एक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर देंगे। जमीन पर गिरने के बाद जितना स्ट्रॉन्ग वॉल्केनिक एरप्शन होगी उतनी ज़्यादा लेयर की ये जो मिट्टी होगी वॉल्केनो की, वो ज़मीन पर किसी एक एरिया पर जो है वो आकर गिरेगी। अब ये जो मिट्टी गिरी है ज़मीन पर आकर, इसी को हम बोलते हैं टेपरा लेयर। ये होती है टेपरा लेयर। समझ गए ना कि ये जो टेपरा लेयर है ये बनी कैसे, ये मिट्टी नीचे आकर क्यों गिरी? बताओ, क्लियर हो गया ना? फिर से समझाऊं? बताओ मेघा, रिया, समझ आ गया? बस हाँ, मैं यही बताने लगा था। अगला पॉइंट यही है कि यार जरूरी नहीं है ना कि ये जमीन पे ही आके गिरेगा। जहां से वॉल्केनिक eruption हुआ है ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बगल में आसपास जो है वो कोई नदी हो, है ना, कोई लेक हो, कोई पॉन्ड हो, तालाब हो, कुछ भी हो, मतलब एक पानी का सोर्स है। उधर भी आकर अगर ये छोटे छोटे ये जो इसके कण हैं लावा बॉम्ब्स के, ये जो गिरे हैं वॉल्केनिक eruption के बाद, ये पूरा लावा ठंडा हो गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लावा ये पूरा का पूरा पिघल पिघल कर ज़मीन पर तो गिर ही रहा है, लेकिन साइड में अगर कोई समुद्र है, कोई पानी का स्रोत है, कोई नदी है, वहाँ पर भी ये ऊपर इसके ऊपर गिरे और फिर उसके नीचे के बेड पे जाके सेटल हो जाए, जिसको आप दो नाम दे सकते हो कि अगर वो लेक है तो वो लेक बेड पे जाके सेटल हो गया, अगर वो नदी है तो उसके बेड पे जाकर सेटल हो गया, जिसको हम कहेंगे रिवर बेड। सिंपल, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हम क्या पता लगा सकते हैं इससे? टेपरा लेयर साइंटिस्टों की, आर्कियोलॉजिस्ट की, जियोलॉजिस्ट की, जोग्राफर्स की एक चीज़ में बहुत मदद करता है। टेपरा लेयर, अब समझने की कोशिश करना पहले आराम से, ठंडे दिमाग से।
जब भी ये वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था ये तो एक ही टाइम पर हुआ था और एक ही जगह से ये मैग्मा जो है ये एक हिल के किसी एक पहाड़ के क्रेटर को चीरता हुआ इसने लावा बाहर निकाला। ये हुआ तो एक ही जगह से, यानी कि अगर मैं इस मैग्मा को और लावा को अगर मैं ये बोल दूं कि ये जो पहाड़ है ये इसका सोर्स है तो सोर्स तो एक ही है। अब ऊपर से जो लावा बॉम्ब्स या इसकी जो रेत आके ज़मीन पर गिरी या फिर ये नदी में समा गई, सेटल हो गई लेक बेड या रिवर बेड पर, इन दोनों का जो सोर्स है लैंड वाले का भी और लेक या नदी का भी, वो सोर्स तो दोनों का कॉमन है। इससे बेसिकली हम ये पता लगा पाते हैं कि ये जो टेपरा लेयर अगर हमें किसी जगह की मिली है तो उसका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट और उसके साथ साथ उसकी जो कॉमन एज है किसी एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वो कैसे है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पागलपन की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट और जो साइंटिस्ट है वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बगल में ही तो कहीं गिरा है ये रेत वगैरह या पानी वगैरह, तो ऑब्वियसली बात है वो एक ही जगह से बिलोंग करता होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है, जैसा कि अभी कुछ लेक्चर्स पहले मैंने पेलियो इन्वायरमेंट के टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर आपको पेलियो इन्वायरमेंट के बारे में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए थे। अब वो कोई मैंने टाइम वेस्ट करवाने के लिए डिस्कशन नहीं करवाई थी, वो चीज़ें अब इस चैप्टर में फर्दर काम आएंगी। अब आपको मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ज्योग्राफी में, जैसे अगर आप पढ़ते हो तो के दो टर्म्स होती हैं, एरोजन एंड डिपोजिशन, और उनके लिए जो एक चीज़ काम करती है, जो एरोजनल एजेंट्स या डिपोजिशनल एजेंट्स इसको हम कहते हैं, उनमें से दो प्रमुख होते हैं, वैसे तीन होते हैं टोटल। एक आपका हो गया एयर, एक आपका हो गया बर्फ़, और एक आपका हो गया वाटर, रिवर्स वगैरह मतलब। अब हवा को पकड़ लेते हैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के लिए। हवा यहाँ पर अगर चल रही है तो हम कैसे मान लें कि ये फिर एक ही जगह पर एक ही किसी रीजन में, कंट्री में, कॉन्टिनेंट में समाई होगी ये वाली टेपरा लेयर की ये जो रेत है, ये जो लावा बॉम्ब्स हैं, या फिर ये इरोजन होते होते ये जो वॉल्केनिक हिल है, वॉल्केनिक माउंटेन है, इसकी जो टेपरा लेयर है ये एक ही जगह पर कैसे हो सकती है अगर यहाँ पर एयर जो है वो एक एरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट का काम कर रहा है। तो मान लो कि अगर आपके पास दो रीजन है कोई भी, जैसे एक है ये रीजन वन और दूसरे हज़ारों किलोमीटर, या आप ऐसा मान लो कि 100 200 500 किलोमीटर कोई दूर है, हज़ारों किलोमीटर भी वैसे आप ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये टेपरा लेयर रीजन वन से निकलकर हवा, पानी, बर्फ के माध्यम की मदद से रीजन टू तक चली गई हो ये टेपरा लेयर, ये जो रेत की लेयर है जो कि वॉल्केनिक एरप्शन से बेसिकली उसकी प्रक्रिया से पैदा हुई थी। तो अगर हमें यहाँ पर इस रीजन के अंदर अगर टेपरा लेयर कोई मिलती है, अगर हम उसको स्टडी करें रीजन टू की टेपरा लेयर से, तो उनकी एज जो होगी वो सेम निकल कर आएगी, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम निकल कर आएगा। इससे हम उनका कॉमन, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, कॉमन ओरिजिन पॉइंट जो है वो आप जान सकते हो, और दो रीजन्स के बीच में अच्छा खासा एक जो लिंक होगा वो इस्टेब्लिश करने में मदद करती है आपकी ये टेपरा लेयर। ये रेलेवेंस है टेपरा लेयर की। अब बस करा क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्टों ने यहाँ पर कुछ साइंटिफिक मेथड्स लगा दिए जिससे उनको ये पता लग गया कि अगर एक पर्टिकुलर जो एक साइट है, लोअर पेलियोलिथिक साइट है, उस जगह के कुछ अवशेष, तो हम नहीं कह सकते कि पत्थर वगैरह उड़ के ये सब चले गए होंगे क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ टेपरा लेयर की हो रही है, उस जगह के कुछ जो कण और जो कुछ पार्टिकल्स है इन द फॉर्म ऑफ टेपरा लेयर ओनली, वो हमें किसी और रीजन में अगर देखने को मिलते हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है, इतिहास में उनका मिलन कैसे हुआ होगा और कब हुआ होगा। बस इतना ही है ये समझने वाली चीज़। ठीक है, तो बोरी महाराष्ट्र के अंदर हमें एक स्टोन टूल मिला है, उसके बाद डिडवाना राजस्थान के अंदर टूल्स तो हर जगह मिले हैं, लेकिन इसको एक यूरेनियम थोरियम सीरीज़ के डेटिंग मेथड से फाउंड करा गया था। हिरन वैली जो कि गुजरात के अंदर है,
ये एक लोअर पेलियोलिथिक साइट है और यहाँ पर यूरेनियम थोरियम के सीरीज़ के डेटिंग मेथड से अगेन इसको यहाँ पर ये मेथड कंडक्ट करे गए थे और इसको प्रिसाइजेशन दी गई। अब यहाँ पर बात आती है कि आगे की ये जो साइट्स हैं जैसे पटपरा बम्बुरी इन एमपी नेवासा और कर्नाटका, ये लेट एशुलियन टूल साइट्स मानी जाती हैं। ठीक है, और एशुलियन टूल्स के बारे में मैं आपको पास्ट के लेक्चर्स में इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एशुलियन टूल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, पटपरा बम्बुरी जो कि एमपी के अंदर है, नेवासा और कर्नाटका। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब कुछ होती है साइट्स पेलियोलिथिक एज से ही रिलेटेड, कुछ साइट्स हैं जिनको दोस्तों एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया जा रहा है, दैट इज फैक्ट्री साइट्स। आप मुझे बताओ कि इतिहास के पन्नों में अगर हम एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पुराने इतिहास के कोने को अगर हम पकड़ रहे हैं पेलियोलिथिक एज को, और पेलियोलिथिक एज के अंदर भी लोअर पेलियोलिथिक एज को, तो ये फैक्ट्री साइट्स, ये वर्ड क्या इंडिकेट करता है, क्या मतलब क्या होता है इसका हिस्ट्री के अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर? बताओ मुझे, आपको क्या लगता है ये टर्म सुनकर? मैं बता दूंगा अभी आपको, हो सकता है पहली बार इसको सुन रहे हो। फैक्ट्री साइट का मतलब क्या होता है हिस्ट्री के अंदर? जहां पर क्या स्टोन क्या हो, टूल मेकिंग हो। हाँ, यू आर वेरी क्लोज। टूल मेकिंग तो हो ही रही है, और टूल मेकिंग क्यों हो रही है? टूल मेकिंग तो सेकंड प्रोसेस है। वो टूल मेकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक ऐसा बोल सकते हैं, वहां पर वो जो स्टोन्स हैं वो अच्छी खासी मात्रा के अंदर ह्यूमन बींग्स के लिए अवेलेबल हैं। अब हम ये तो नहीं बोल सकते मेगा, क्योंकि आप जानते हो कि इंसान इस जमाने के अंदर जब हम पेलियोलिथिक एज नाम बोल देते हैं तो सेटल्ड कम्युनिटी तो नहीं हो सकती है ना। अब सेटल का मतलब ये भी नहीं होता है कि लंबे समय के लिए कोई सेटल्ड है, और नोमैटिक होने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो वहां से सिर्फ ना आंखों को देखता हुआ निखारता हुआ निकल गया वहां से चलते चलते, है ना मयूर। जब भी हम किसी को नोमैटिक कम्युनिटी बोलते हैं, सेटल्ड कम्युनिटी बोलते हैं, जैसे सेटल्ड जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज आई न्यूलिथिक एज के अंदर, तो हम मेगा उनको ऐसे भी नहीं बोल सकते कि वो तो वहीं बस गए, जो हमारे जितने पूर्वज हैं वो तो वहीं से आके निकले हैं, वो तो लाखों सालों तक वहीं रहते रहे, ऐसा नहीं होता है। और नोमैटिक का मतलब रिया ये भी नहीं होता है कि इंसान वहाँ से गुजर रहा था और बस उसने जानवरों को मारा और वहीं पर उसके डेड बॉडी को उठाते खाता पीता वहाँ से वो चला गया, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री साइट जो है, स्टोन्स अगर अवेलेबल हैं तो एक दिन के अंदर तो मिल नहीं पाएंगे, और एक दिन के अंदर इंसान उनको निकाल भी नहीं पाएगा। क्या पता अगर उनका साइज बड़ा हुआ तो इंसान उनको एक दिन के अंदर तोड़ भी नहीं पा रहा है। और एक पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक दिन की बात तो होती ही नहीं है। सेटलमेंट हमेशा से इंसान ने कर रखी है। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, अगर हम किसी को नोमैटिक कम्युनिटी बोलते भी हैं इतिहास में, पेलियोलिथिक एज में तो सब कुछ नोमैटिक ही है, इंसान पूरा का पूरा उसकी जो कम्युनिटीज़ हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको स्टोन्स अवेलेबल हो जाते थे और उसको पता था कि हम वेरियस तरह के टूल्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ऐसी जगह को बोला जाता है फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, और इसके पीछे रीज़न क्या होता है? मतलब इंसान अगर निकाल भी पा रहा है, या फिर आप मुझसे बोलोगे कि सर आप कह रहे हो कि वो नहीं निकाल पा रहा है, वो थोड़ा सा असमर्थ है, तो फिर भी वो वहाँ पर रुक क्यों गया? उसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था। जैसा कि हमने बात करी थी, कभी कभार कुछ जो स्टोन मेकिंग जो एक टेक्नोलॉजी है, अगर इंसान को फॉलो करनी है तो कभी कभार वो एक लार्ज बोल्डर्स की, बड़े बड़े चट्टानों और रॉक की फॉर्म में होंगे वो सारे पत्थर जो इंसान को चाहिए छोटे छोटे मात्रा के अंदर। अब इंसान के पास उस ज़माने के अंदर कोई आयरन के औजार तो थे नहीं, और अगर होते भी, आप बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का हथौड़ा या फिर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, आप ड्रिल मशीन यूज़ कर लो, सब कुछ यूज़ कर लो, एक दिन के अंदर आप बड़े पत्थर को तोड़कर छोटे छोटे पत्थर की नक्काशी देकर कैसे आ सकते हो किसी साइड से? ये वाली चीज़ उस ज़माने के इंसान के लिए पॉसिबल नहीं थी, और आज भी 2025 तक हम बैठे हुए हैं तब भी पॉसिबल नहीं है इतनी इजीली कि 24 घंटे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर आप काम निपटा कर आ जाओ। तो इंसान यहाँ पर पहले कैसे मेहनत मुशक्कत करते थे कि वो इन पत्थरों को किसी ना किसी तरीके से पहले तो गर्म करते थे, बड़े बड़े बोल्डर्स को, फिर उसके ऊपर पानी मारते थे,
तो गरम करा ठंडा करा पानी मार के, गरम करा ठंडा करा पानी मार के। तो वो क्या करते थे, एक टाइम के बाद उनमें आ जाता था क्रैक डेवलप हो जाते थे और वो चटक जाते थे बेसिकली। जब चटक गए तो ऐसा फिर ये जो बड़ा सा ये जो बोल्डर है, बहुत बड़े साइज़ का, मान लो कि इंसान का साइज़ इतना है और उसको ये पता है कि इससे इस बड़े बोल्डर को तोड़कर मेरे को बड़े सारे स्टोन मेकिंग टूल्स जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, बस एक बार कैसे भी तरीके से टूट जाए। तो इंसान ने इसको बहुत महीनों तक मान लो तोड़ने की कोशिश करी, क्रैक इसके अंदर डेवलप हुआ। फिर उसके अंदर जब ये टूट कर, जब ये पत्थर जैसे ये एक पार्ट इसका मान लो ये टूट कर गिरा, इसके साथ भी सेम प्रोसेस करा जाएगा। तो जब तक ये इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मिल नहीं जाएगा तब तक इंसान इसको शेप देने का काम नहीं करेगा, जब तक वो उसके हैंड के साइज के ना हो जाए। जैसे ये डायग्राम देखो, तब उसके पास इंसान के पास एक पत्थर आएगा जिसको फिर वो नाम दिया गया कोर, उससे निकलेंगे फ्लेक्स, ठीक है, और उसको भी छीलते हुए शेप देते हुए फिर उसको बोला जाता है फ्लेक स्कार्स। तो ये 3 टर्म होती हैं जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल तरीके से। ऐसे करके इंसान जो है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोमैटिक को नोमैटिक कभी नहीं मानना होता आपको पूरी तरीके से, मतलब वो इमेजिन नहीं करना होता कि आप नोमैटिक को ये सोचो कि इंसान घूम ही रहा है, या फिर सेटल्ड पीपल को आप ये सोचो कि हाँ वो तो बस ही गए हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इंसान तो फिर ऐसे तो अफ्रीका के अंदर, तंजानिया के अंदर सबसे पहले ह्यूमन फुटप्रिंट्स वगैरह मिले हैं। तो सारे इंसान फिर दुनिया के वहीं क्यों रहते हैं, फिर वो वहाँ से माइग्रेट क्यों कर गए अगर वो इतने ही सेटल्ड थे। न्यूलिथिक, चलो ठीक है आप कहोगे वो पेलियोलिथिक एज की बात है, तो न्यूलिथिक साइट्स जो है वहाँ पर तो इंसान को रहना चाहिए था, वहाँ पर तो सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह की प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, वहाँ से भी इंसान माइग्रेट क्यों कर गए। तो उसके पीछे विभिन्न रीजंस होते हैं, सारे कारणों को हम पता नहीं लगा सकते हैं। अब ये तो वो इंसान ही जाने कि वो एक जगह पर अगर रहते थे तो कुछ महीनों के लिए क्यों रहते थे और वहाँ से क्यों चले जाते थे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ये प्रॉपर तरीके से मीनिंग समझ के होगे कि फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या है। तो फैक्ट्री साइट्स जनरली जो सोर्स है आपके रॉ मटेरियल का, जहाँ पर पत्थर वगैरह अवेलेबल है, उन साइट्स को कहा जाता है। और यहाँ पर स्टोन टूल्स को इंसान, मतलब पहले तो उसके पास पत्थर ही अवेलेबल है, अगर आप इस वर्ड को देखो सिर्फ पत्थर अवेलेबल है, उससे इंसान को टूल बनाना है। अब वो, अभी मैंने आपको इतना लंबा प्रोसेस बताया कि इंसानों के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत वाला काम होता था, एक दिन एक हफ्ते एक महीने की बात तो है नहीं वो। तो उन टूल्स को प्रिपेयर करा जाता था बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स, और ये रॉ मटेरियल्स जो हैं वो और कुछ नहीं है, वो स्टोन्स ही हैं। इंसान को स्टोन्स मिले एक जगह पर, साइज उनके कुछ भी हो सकते हैं, बड़े छोटे कैसे भी करके हो सकते हैं। छोटे तो और अच्छी बात है, जल्दी काम हो जाएगा। बड़े हैं तो अभी मैंने आपको फायर वाली जो टेक्निक अभी बताई और प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था, उसके थ्रू हो जाएगा। फिर उसको धीरे धीरे करके तोड़कर जब तक वो इंसानों के हाथ के साइज़ के ना हो जाए तब तक इंसान उस रीजन में रहकर वहाँ पर स्टोन टूल्स अपने बनाता रहेगा। और जब तक इंसान उस प्रक्रिया को एक पर्टिकुलर साइट पर कर रहा है या कर रहे हैं वो लोग पूरे फैमिली वाले मिलकर, जिसमें औरतें भी शामिल हैं मर्द भी शामिल हैं, उनको बोला जाता है फैक्ट्री साइट्स। अब यहाँ पर जो अलग अलग फैक्ट्री साइट्स हैं उनमें से एक हमें रीजन बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स जो कि उस ज़माने के इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता है वो हमें मिले हैं। तो वो है पाकिस्तान का एक रीजन सिंध, ठीक है। सिंध में क्या है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सच साइट्स, ठीक है, जो कि सिंध के लाइमस्टोन हिल्स में हमें मिल रखी हैं ऐसी साइट्स, और वहाँ पर हमें फ्लिंट्स मिल रखे हैं, यानी कि इंसानों ने शेप बहुत अच्छे से दे रखी है, पत्थरों को घिस घिस कर, तोड़ तोड़ कर, छील छील कर। अब आप कहोगे सर पत्थरों को भी छील, आप ये जो बोल रहे हो कि पत्थरों को छीला जाता था, छील भी सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल छील सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं फ्लेक स्कार्स। ये जो ऐसे पत्थरों को छीला जाता है, बड़े पत्थर को अगर आप इस पर ऊपर से, टेक्निक होती है उसकी भी, अगर आप रगड़ो ऐसा करो तो वो टूट टूट कर गिरेगा। अब ऑब्वियसली बात है ये गाजर मूली की तरह तो नहीं छिलेगा, लेकिन जो इसका ऊपर का जो पार्ट उतर जाता है और फिर ये अंदर का पार्ट जो ये अवेलेबल होता है, ये होता है पत्थर को छीलने की प्रक्रिया। फ्लेक स्कार्स कहते हैं इसको। अभी हम इस वाले बॉक्स के अंदर इन सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो लोअर सिंध रीजन जो है वहाँ पर हमें स्टोन टूल्स सारी एजेस के मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू पेलियोलिथिक एज।
फिर चाहे आप लोअर पेलियोलिथिक एज की बात कर लो, मिडिल पेलियोलिथिक एज की बात कर लो, अपर पेलियोलिथिक एज की बात कर लो। यानी कि इंसान को इस ज़माने में के अंदर देखो, ये वाली बात को हमारी जस्टिफाई भी करती है वाली स्टेटमेंट, कि हम जो मान लेते हैं कि इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर एज के साथ एसोसिएटेड है, पेलियोलिथिक एज, और वो नोमैडिक है। लेकिन अगर हमें स्टोन टूल्स इतने लंबे समय के लिए एक जगह पर जो मिल रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी अरसे तक सेटल्ड है। वहाँ पर अपना काम वगैरह होने के बाद, अच्छे अच्छे स्टोन टूल्स बनाने के बाद, वो हो सकता है कि इधर उधर आसपास कहीं ना कहीं माइग्रेट कर गए हों। तो ऐसी अगर हम सिंध के अंदर कुछ प्रोमिनेंट साइट्स की बात करें, तो वो कौन सी साइट है? एक है जेरुक, और दूसरी एक साइट है जिसका एक बड़ा स्पेशल नाम है माइलस्टोन 101। अच्छा, जो माइलस्टोन 101 है ना, इसका एक और नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ना ओंगर कहा जाता है, या ओंगार कह लो। लोअर सिंध रीजन के अंदर है ये, एक एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। और देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज नोन फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक फ्लिंट वर्कशॉप्स। और यही वर्कशॉप को अगर आप वर्ड को रिप्लेस कर दो तो फैक्ट्री साइट इसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें लाइमस्टोन और इंसान ने, मतलब लाइमस्टोन के कुछ औजार हमें मिलते हैं इंसानों के, और फ्लिंट्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, और खुदाई करने के बाद ये जो बहुत सारा मतलब ये जो एरिया है, इसको जब खोदा गया तो बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के हमें टूल्स मिले। और जैसा कि हमें राइटर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि इन सिंथ स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज, ये सारे हमें मिले हैं यहाँ से। और वो साइट्स हैं, एक तो जेरुक हो गया, एक माइलस्टोन 101 जिसको ओंगर भी कहा जाता है, यहाँ पर है ये साइट। ठीक है, सिंध के अंदर, विच इज़ इन पाकिस्तान। ओके, और अपर सिंध के अंदर, अपर सिंध रीजन के अंदर देयर आर फैक्ट्री साइट्स। दो नाम यहां पर भी हैं साइट्स के, एक है सुकुर और दूसरी है साइट रोहरी हिल्स पे। यहां पर भी हमें लोअर पेलियोलिथिक एज के कुछ स्टोन टूल्स जो हैं वो हमें मिल रखे हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे लोअर पेलियोलिथिक टूल्स के बारे में और उसके साथ एसोसिएटेड। अभी तक हम बात तो वैसे लोअर पेलियोलिथिक टूल्स के बारे में ही कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड उसके साथ जो टर्म्स होती हैं और अलग अलग तरह के जो लोअर पेलियोलिथिक टूल्स हैं वो बनते कैसे थे, उनके नाम क्या क्या हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट रखते हैं, इसको हम सीखेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।